हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अगेंस्ट द गॉड की सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले 3 एपिसोड्स नहीं देखे तो उसकी लॉन्ग वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मौजूद होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किंग युई और युनचिन दोनों को एक यांची बीस्ट निकल जाता है, जहाँ पर युनचिन मरने वाला था। किंग युई उससे अपनी आइस मिस्टिक एनर्जी दे देती है ताकि युनचिन सर्वाइव कर सके। दूसरी तरफ युनचिन की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, क्योंकि उस यांची बीस्ट ने डबल गॉड के वाटर सीड को भी निगला हुआ था, जो कि वहाँ पर युनचिन को मिल जाता है और युनचिन ने उसे फौरन से डिवोर कर लिया। जिस वाटर सीड के अंदर डबल गॉड की सोल का एक छोटा सा फ्रेगमेंट भी था, वो युनचिन से बात करते हुए उसकी मेमोरीज को चेक करता है और वो युनचिन को बताता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा महान है। चूंकि युनचिन डबल गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे किंग युई को बचाना है, प्लीज मेरी मदद करो, इसलिए हम देखते हैं कि डबल गॉड अपनी आखिरी बच्ची को ची पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ इन दोनों को टेलीपोर्ट करके युनचिन के पिछले जन्म वाली दुनिया में पहुंचा देता है, जहाँ पर युनचिन की मुलाकात सुलिंगर से हुई। सुलिंगर उसके पिछले जन्म की बीवी थी, जो कि अभी बची है। युनचिन तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। सुलिंगर का फादर सु हेंगशेंग जहाँ युनचिन और किंग युई को लेकर अपने साथ टाइसो सेट आ जाता है, जहाँ युनचिन ने किंग युई को बचाने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर बुद्धि यंत्र लोटस हार्ट ट्रेजर दे दिया था। इससे उसकी मिस्टिक एनर्जी दोबारा से सर्च करने लगी, साथ ही साथ उसका लेवल भी ब्रेक थ्रू होने लगा था। बाहर की तरफ युनचिन को जाने को मिलता है कि टाइसो सेट में बगावत हो चुकी है और सुलिंगर की जान खतरे में है, इसलिए युनचिन ने सुलिंगर की जान बचा ली। साथ ही साथ वो मास्टर हेंगशेंग की मदद करने के लिए यहाँ पर बाकी के कल्टिवेटर्स के साथ फाइट करने लगा, जहाँ ब्लैकवुड कैसल का मास्टर हिमू यहाँ युनचिन पर भारी पड़ रहा था। पर तभी अचानक वहाँ पर किंग युई आ गई, जो कि मास्टर हिमू पर हमला करते उसे प्रोसीड करके पीछे की तरफ धकेल लेती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ युनचिन किंग युई को देखकर खुश होते हुए कहता है कि किंग युई आखिरकार तुम यहाँ पर आ गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस किंग युई की बॉडी के आसपास मौजूद उसका ऑरा भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। उसका मैजिकल रिबन उसकी बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर रहा है। वो दिखने में खूबसूरत और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी लग रही थी, क्योंकि उड़ते हुए युनचिन के पास आ जाती है। युनचिन मिस किंग युई को देखते हुए कहता है कि अब तुम कैसी हो। इस पर मिस किंग युई जवाब देते हुए कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो जानकर तो युनचिन खुश हो गया था और वो किंग युई के साथ मजाक करते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम सही टाइम पर आ गई, वरना शायद तुम इस हैंडसम चेहरे को दोबारा कभी देख ना पाती। सामने की तरफ मुझे मास्टर हिमू को तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा था। इवन कि बाकी के लोग भी आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि आखिर ये लड़की है कौन। देखकर तो ऐसा लगता है कि इस लड़की का इस लड़के से कुछ ज्यादा ही गहरा ताल्लुक है। सब लोग आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुलिंगर भी भागते भागते मिस किंग युई के पास आते हुए कहती है कि प्रीटी लेडी अच्छा हुआ कि आप बिल्कुल ठीक हो, आप होश में आ गई। मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इवन कि उसका फादर सु हेंगशेंग भी सामने की तरफ आते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि आपको कुछ हुआ नहीं, मैं भी आपको होश में आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। सुलिंगर को देखकर यहाँ किंग युई को काफी अच्छा लग रहा था। साथ ही साथ उसके फादर की तरफ देखते हुए सवाल करके पूछती है कि आखिर आप कौन हो, जिस पर मास्टर हेंगशेंग खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताते हैं कि मैं हूँ सु हेंगशेंग, टाइसो सेट का पैट्रिक। जिस पर युनचिन उसे एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि किंग युई जब तुम बेहोश थी तो तब टाइसो सेट के पैट्रिक यानी कि मास्टर हेंगशेंग ने हमारी मदद की, उन्हीं की वजह से हमें यहाँ पर रहने की जगह मिली। जिस पर मिस किंग युई खुश होते हुए मास्टर हेंगशेंग का इसके लिए शुक्रिया अदा करती है, जिस पर मास्टर हेंगशेंग तो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सु हेंग युई यहाँ पे सुप्रीम एल्डर के पास आते हुए कहता है कि सुप्रीम एल्डर इस लड़की को उस लड़के से कुछ ज्यादा ही गहरा ताल्लुक दिखाई दे रहा है, जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। सुप्रीम एल्डर तो यहाँ पर मिस किंग युई की ताकत को देखकर समझ गया था कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो इससे पंगा नहीं लेना चाहता। वो यहाँ पर हेंग युई से कहता है कि आज के लिए हमारा बहुत हो गया, हम यू को लेकर यहाँ से चलते हैं। जिस पर हेंग युई कहने लगा था कि सुप्रीम एल्डर आखिर आप ये क्या कह रहे हैं। तभी अचानक सुप्रीम एल्डर गुस्सा होते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद करो, क्या तुम देख नहीं सकते कि ये दोनों कितने खतरनाक डीमंस हैं। हम फिलहाल इन लोगों से पंगा लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए चलो यहाँ से। जो सुनते हम देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर हेंग यू हाउ यू ब्लैकवुड कैसल के सारे लोग यहाँ से जाने लगे थे। मास्टर हिमू को भी काफी ज्यादा गुस्सा रहा था, लेकिन वो आखिर कर क्या सकते थे, इसलिए वो भी वहाँ से जाने लगे। पर तभी अचानक पीछे से युनचिन आवाज देते हुए कहता है कि मास्टर हिमू आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। जो सुनकर तो सब लोग ही शौक हो गए थे। मास्टर हिमू भी रुककर यहाँ युनचिन से कहता है कि लड़के मैं तुमसे और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, मुझे बिना वजह परेशान मत करो, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। जिस पर युनचिन दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि मास्टर हिमू आप इस तरह यहाँ से नहीं जा सकते, मेरा जब भी किसी से पंगा होता है तो मैं उस पंगे को हमेशा उसी दिन खत्म करता हूँ, मैं अगले दिन तक उस पंगे को नहीं छोड़ता। जिस पर मास्टर हिमू को तो युनचिन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युनचिन अपनी बीवी किंग युई को शिकायत लगाते हुए कहता है कि ये वही है जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। मास्टर हिमू भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। दूसरी तरफ युनचिन धीरे से किंग युई के पास आकर उसके कान में चुगली करते हुए कहता है कि इसने मेरी जान लेने की कोशिश की, आखिर तुम ये सब देख कैसे सकती हो, इसलिए मेरे लिए इसकी पिटाई लगा दो। जो सुनकर दूसरी तरफ मास्टर हिमू यहाँ पर युनचिन से कहता है कि लड़के मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुमसे डर लगता है। अपनी किस्मत को ज्यादा पुश मत करो। मिस किंग युई को तो उसकी ये धमकी अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से से अपनी पावर्स एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जो देखकर तो मास्टर हिमू भी घबरा गया था। और हम देखते हैं कि मिस किंग युई यहाँ पर सिर्फ एक ही हाथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर
हिमू पर हमला कर चुकी, जिसे रोकने की मासे हिमू अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। मिस किंग यूई की एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिसे देखकर तो सुप्रीम एल्डर तक शॉक हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग यूई ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मासे हिमू को हिट करके पीछे की तरफ धकेल दिया। साथ ही साथ वो अपनी आइस मिस्टिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक बहुत बड़ा आइस लोटस फ्लावर क्रिएट करने लगी, जिससे वो मासे हिमू पर दोबारा से हमला करना शुरू कर देती है। मासे हिमू यहाँ पर जब उस बड़े से आइस लोटस फ्लावर को ब्लॉक कर रहे थे, ये देखकर हैंग यूई कहता है कि मासे हिमू मैं भी आपकी मदद करता हूँ, और ये बोलते उसने फुर्र से अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी, जहाँ वो जंप करते हुए मिस किंग यूई पर हमला करने के लिए आ रहा था। जो देखकर मिस किंग यूई एक और छोटा आइस लोटस क्रिएट कर लेती है, और वो इससे फुर्र से यहाँ हैंग यूई को हिट करके पीछे की तरफ पटक चुकी। इस आइस लोटस अटैक से हिट होने की वजह से हम देखते हैं कि हाउ यू और सुप्रीम एल्डर दोनों ही शॉक रह गए थे। हाउ यू तो फौरन अपने फादर के पास आकर उनकी बॉडी को चेक करने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माशा हिमू को भी किंग यूई के हमले के सामने रुकने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी। युनची ये सब देखते हुए कह रहा था कि अच्छा तो ये है किंग यूई की एब्सोल्यूट पावर, जिस पर जैस्मिन यहाँ युनची को बताते हुए कहती है कि ये उस बुद्धि एम्पर लोटस हार्ट क्रैशर की वजह से हुआ, जिसकी वजह से किंग यूई का लेवल ब्रेक थ्रू हो चुका है। वो तो स्काई प्रोफाउंड स्टेज से भी ऊपर जा चुकी है। अब मुझे लगता है कि वो शायद किंग मिस्टिक प्रोफाउंड स्टेज पर है, जिसे एम्पर प्रोफाउंड स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। युनची उसने तो कल्टिवेशन में लगता है कि तुम्हें भी सरपास कर दिया, जो सुनकर तो युनची भी सरप्राइज हो गया था। वो हैरान होते हुए ये देखकर कहता है कि बुद्धि एम्पर लोटस हार्ट क्रैशर क्या इतना सारा इफेक्टिव है, जिस पर जैस्मिन युनची को जवाब देते हुए कहती है क्योंकि युनची तुमने अपनी हेवनली पोइजन पल का भी इस्तेमाल किंग यूई के लिए किया था। इस वजह से किंग यूई की मिस्टिक एक्सक्यूजिट आइस बॉडी अपने फुल पोटेंशियल की पावर का इस्तेमाल कर पा रही है। यही तो वजह है कि वो इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई, जो सब युनची आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। इसलिए जैस्मिन युनची से कहती है कि कहीं तुम्हें अफसोस तो नहीं हो रहा कि तुमने इतना सारा कीमती ट्रेजर किंग यूई को दे दिया। इस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ बेशक मुझे किंग यूई से जलन तो हो रही है कि वो मुझसे कल्टिवेशन में बहुत सारा आगे निकल गई, लेकिन वो किंग यूई है जिसकी मैं परवाह करता हूँ, उसके लिए ये तो मैं कर ही सकता हूँ। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग यूई माशा हिमू पर बाड़ी पड़ रही थी, इसलिए माशा हिमू भी हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर इस लड़की की कल्टिवेशन है किस लेवल पर। तभी युनची सामने की तरफ आकर मुस्कुराते हुए कहता है कि वैसे इस ड्रामे के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गया था कि मिस किंग यूई बस एक एवरेज टैलेंटेड लड़की है, जो कि सिर्फ अभी 18-19 साल की है। वो दिखने में तो खूबसूरत है ही है, लेकिन साथ ही साथ उसका कल्टिवेशन स्टेज एम्परर प्रोफाउंड स्टेज है। वो एम्परर प्रोफाउंड स्टेज के लेवल 2 पर पहुंच चुकी है। ये सुनकर तो सब लोग इस शौक में कहते हैं कि क्या कहा एम्परर प्रोफाउंड स्टेज के सेकंड लेवल पर। माशा हिमू भी ये सुनकर फौरन से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं हार गया हूँ, मुझ पर रहम दिखाओ। युनची की ये बात सुनकर हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, लेकिन उसके लिए तो अब काफी देर हो चुकी। ये बोलते युनची किंग यूई को ऑर्डर देते हुए कहता है कि किंग यूई उसे जान से मार डालो। जो सुनकर किंग यूई भी बिल्कुल ऐसे ही करती है। वो यहाँ पर अरीना को फ्रीज करते हुए माशा हिमू की बॉडी को पूरी तरीके से आइस में कन्वर्ट कर चुकी थी। आज आखिर तुमने इतनी आसानी के साथ मेरी बात कैसे मान ली? वैसे तो तुम इस तरह से बिहेव नहीं करती, तुम काफी जरा जिद्दी हो। तुम्हारा ये स्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं था। जिस पर किंग यूई जवाब देते हुए कहती है कि मेरी करंट पावर ये तुम्हारी वजह से मुझे मिली है, इसलिए अगर तुम मुझे मेरी पावर्स को इस्तेमाल करने का कहोगे तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। युनची को ये सुनकर काफी अच्छा लग रहा था, उसे मिस किंग यूई पर प्यार आ रहा है। तभी अचानक वहाँ पर सुलिंगर आ गई, जो कि युनची से सवाल करते हुए कहती है कि युनची वैसे अभी कुछ देर पहले तुमने मेरे फादर से कहा था कि अब मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तो क्या तुम बता सकते हो कि आखिर ये फियांसे क्या होती है? इस पर युनची सुलिंगर को जवाब देते हुए कहता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा, अभी तुम बस सिर्फ खुश रहने पर ध्यान दो। जो सुनकर सुलिंगर खुश होते हुए कहता है कि हाँ मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं बड़ी हो जाऊँ तो मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूँ। तो सुनकर युनची भी मुस्कुराते हुए हमें जवाब देता है। सुलिंगर यहाँ पर अपनी पिंकी आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है कि पिंकी प्रॉमिस, जिस पर युनची भी उसके साथ पिंकी प्रॉमिस कर रहा था। तभी जैस्मिन यहाँ युनची के कान में कहती है कि युनची क्या तुम पागल हो चुके हो, जो किंग यूई के सामने ये सब कर रही हो? ये कितना सारा एम्बैरेसिंग है। ऑफ कोर्स सिर्फ युनची ही समझ सकता है कि उसका सुलिंगर के साथ क्या ताल्लुक फ्यूचर में होने वाला है, और एक इमोशंस है। ये सिचुएशन काफी जरा डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन बाकी के सब लोग तो युनची को गलत ही समझेंगे ना। युनची भी दूसरी तरफ यहाँ किंग यूई के सामने आते हुए कहता है कि किंग यूई इस वक्त हम लोग शायद एक ख्वाब में है। ये एक अच्छा ख्वाब हो सकता है, जब हम इससे जाग जाएंगे तो मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। किंग यूई भी दूसरी तरफ युनची पर भरोसा करती है। वो युनची से कहती है कि मैं अपने एम्परर प्रोफाउंड स्टेज पर तो पहुंच चुकी हूँ, लेकिन अभी मुझे इसे स्टेबल करना बाकी है, जो करने के लिए मैं वापस से किंगडम पेविलियन जा रही हूँ। तब तक तुम सुलिंगर के साथ खेलो। जो कहते हुए किंग यूई वहाँ से चली गई। पीछे की तरफ सुलिंगर यहाँ पर युनची से कहती है कि युनची क्या हम दोनों बैम्बू फॉरेस्ट चले, जो कि माउंटेन के पीछे मौजूद है। वो जगह बहुत ही जरा खूबसूरत है। यहाँ बैम्बू फॉरेस्ट का सुनकर तो युनची की भी पुरानी यादें ताजा हो गई, जहाँ पिछले जन्म में वो सुलिंगर के साथ रहा करता था और इनका घर इसी बैम्बू फॉरेस्ट में था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों बैम्बू फॉरेस्ट आ चुके थे। जो जगह बहुत ही शांत थी, प्यारे हवा के झोंके धीरे धीरे चल रहे थे। युनची इस बैम्बू फॉरेस्ट को देखकर अपने मन ही मन में खुश हो रहा था। तभी सुलिंगर भी दूसरी तरफ युनची से कहती है कि युनची ये जगह है ना खूबसूरत। जो सब बोलते वो खेल रही थी। युनची को यहाँ पर अपनी वाइफ की याद आती है, जो कि युनची से कहा करती थी कि मुझे यहाँ की हवा के झोंके पसंद है। युनची की वाइफ सुलिंगर को ये जगह काफी ज्यादा पसंद थी। यहाँ बचपन की सुलिंगर भी युनची से यही सब कह रही थी कि युनची ये जगह मुझे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। मैं जब भी उदास या परेशान होती हूँ यहाँ
जाती हो और फिर मैं दुनिया की हर एक बुरी चीज को यहाँ पर आकर बुला देती हूँ। मेरा दिल यहाँ पर आती खुशी से झूमने लगता है। युनची भी खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। सोलिंगर युनची से कहती है कि ये कितना अच्छा होता कि अगर हम हमेशा यहाँ पर ही रह सकते इसी बैम्बू फॉरेस्ट में। जो सुनते युनची को पास्ट लाइफ की बात याद आ गई थी, जहाँ पर सोलिंगर के कहने पे युनची ने यहाँ अपना घर बना लिया था। युनची और सोलिंगर दोनों इसी बैम्बू फॉरेस्ट में रहते थे और चूंकि छोटी सोलिंगर भी यही कह रही थी कि अगर यहाँ पर मेरा घर होता तो मैं काफी जरा खुश होती, इसलिए युनची उसे खुश करने के लिए कहता है कि चलो सोलिंगर हम घर बनाना शुरू करते हैं। जो सुनकर तो सोलिंगर भी हैरान हो गई थी। वो युनची से सवाल करते हुए कहती है कि क्या अभी हम बनाएं? जिस पर युनची हमें जवाब देता है। सोलिंगर कहती है कि क्या तुम वाकई में ये कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने से अगर हमने यहाँ के बैम्बूज को काटा तो क्या उन्हें तकलीफ नहीं होगी? इस पर युनची उसके सर पर हाथ फेरते उसे प्यार करके कहता है कि ये बैम्बू फॉरेस्ट भी यही चाहता है कि वो सोलिंगर के लिए घर बनाए। इन बैम्बूज को तो इस बात से खुशी होगी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये बैम्बूज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होंगे कि हाँ चलो हम मिलकर घर बनाते हैं। ये आइडिया अच्छा है। जो सुनकर सोलिंगर भी हंसने लगी। दूसरी तरफ युनची अपनी तलवार निकालकर एक साथ बहुत सारे बैम्बूज को एक स्लैश अटैक में काट देता है। साथ ही साथ युनची ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे यहाँ बैम्बूज से घर बनाना शुरू कर दिया था। जहाँ सब कुछ वैसे तो युनची अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कर रहा था, लेकिन सोलिंगर भी कुछ न कुछ हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि समंदर को बाल्टी से भरने की कोशिश की जा रही हो। सोलिंगर यहाँ पर घर के लिए कुछ डेकोरेटिव पीस भी बनाती है, जिसे युनची ने उस घर के दरवाजे पर लगा दिए थे। इसी तरह मेहनत करते करते शाम हो जाती है। आखिरकार इनका ये प्यारा सा घर बन चुका था। युनची और सोलिंगर दोनों ही काफी जरा खुश थे। युनची सोलिंगर के लिए कुछ मछलियाँ भी पकड़ कर ले आया था, जिसे ये दोनों आग पर ग्रिल करते हुए पका लेते हैं। यहाँ मछलियाँ खाने के बाद हम देखते हैं कि सोलिंगर ने युनची और खुद की एक ड्राइंग बनाई थी, जिसे वो दरवाजे के बाहर लटका चुकी थी। युनची भी इसमें उसकी मदद करता है। जिस ड्राइंग में हम देख पा रहे थे कि सोलिंगर ने युनची का हाथ पकड़ा हुआ था और मानो जैसे वो युनची के साथ हमेशा हमेशा यहीं पर रहना चाहती हो। वैसे दोस्तों मैं भी सोच रहा हूँ कि टेक्निकली अगर बड़ा युनची यहाँ पर मौजूद है और छोटी सोलिंगर यहाँ पर है, तो हो सकता है कि छोटा युनची भी आसपास ही कहीं पर हो, या शायद चूंकि युनची यहाँ से टेलीपोर्ट करके रुकी है। इसके बाद हम देखते हैं चूंकि युनची और सोलिंगर ने घर पूरी तरीके से तैयार कर दिया था, तो वो घर के अंदर शांति से लेटे हुए थे और ये दोनों ऊपर की तरफ मौजूद आसमान को देख रहे हैं, जहाँ पर सोलिंगर कहती है कि आज का चांद कितना ज्यादा रोशन है, आज का ये चांद कितना ज्यादा चमक रहा है। युनची भी उसकी बात सुनकर हमें जवाब देता है, दूरी हम कल ही तो मिले हैं, लेकिन ऑलरेडी तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मैं तुम्हें जन्मों जन्मों से जानती हूँ और मेरा मन कर रहा है कि मैं हमेशा अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूं। ये बहुत ही जरा अजीब है, तुम्हें एक अजीब बच्ची लगती होंगी। जिस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं, तुम तो मुझे इस दुनिया की सबसे ज्यादा क्यूटेस्ट बच्ची दिखती हो और फिक्र मत करो, अगर मुझे मौका मिला तो फ्यूचर में भी मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। जो सुनकर तो सोलिंगर खुश हो गई थी। वो युनची से कहती है कि क्या वाकई में तुम सच कह रहे हो, पर साथ ही साथ वो उदास होते हुए कहती है कि इसका मतलब कि युनची तुम यहाँ से जाने वाले हो। जो सुनकर युनची फिर से बैठ गया था और वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन आर्मर सोलिंगर की बॉडी पर लगा देता है। साथ ही साथ वो सोलिंगर से कहने लगा कि मुझे कोई जरूरी काम है जो कि मुझे पूरे करने होंगे और जब तक मैं यहाँ पर ना हूँ तब तक तुम्हें मेरा ये ड्रैगन स्केल आर्मर प्रोटेक्ट करके रखेगा। तुम्हें हमेशा ऐसा ही फील होगा जैसे कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास हूँ। ये कहते युनची अपने पास से एक रिंग निकालकर भी सोलिंगर को देते हुए कहता है कि और एक दिन मैं जानता हूँ कि तुम घर से दूर जाओगी और तुम मुश्किल में पड़ जाओगी, तब ये रिंग तुम्हारे काम आएगी। इसमें हर एक जरूरत की चीज मौजूद है, जैसे कि बहुत सारे मेडिकल पिल्स और कुछ वेपन भी। मैं चाहता हूँ कि तुम स्टोरेज रिंग को हमेशा अपने पास रखो जब तक मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ जाता। ये कहते युनची उस स्टोरेज रिंग को यहाँ एक नेकलेस की तरह सोलिंगर को पहना देता है। सोलिंगर भी ये सब सुनकर हमें जवाब देती है। दूसरी तरफ युनची ये सब कहते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि सोलिंगर पिछली लाइफ में तुम्हारे लिए मैं जरा कुछ कर नहीं पाया, तुम्हारे मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं। मैं नहीं जानता कि ये सच है या फिर इल्यूजन, लेकिन अगर ये एक इल्यूजन भी हो तब भी मैं चाहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर सकूं वो करके ही जाऊं। युनची अभी भी इस बात को लेकर 100% श्योर नहीं था कि ये एक सच्चाई है या फिर इल्यूजन। पर चाहे जो मर्जी हो वो इसी बात से खुश है कि वो सोलिंगर से एक बार फिर से मिल पाया। इसी तरह करते करते पूरी रात गुजर जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ युनची और सोलिंगर तो उसी घर में सो गए थे। युनची की जब आंखें खुलती है वो देखता है कि सोलिंगर अभी भी सो रही थी। युनची भी उसे देखते देखते अपने मन में खुश हो रहा था। तभी अचानक युनची को ड्रैगन गॉड की आवाज सुनाई देती है, जो कि किंग युई और युनची से कह रहा था जैसा कि मैंने तुम दोनों से कहा था कि तुम्हारा समय पूरा होने पर खुद उदास हो गया था। उसकी बॉडी अब चूंकि यहाँ से गायब होने वाली है, इसलिए वो आखिरी अल्फाज सोलिंगर से कहते हुए बोलता है कि मैं इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता, मुझे यहाँ से वापस जाना होगा, मुझे माफ कर देना सोलिंगर। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में दोबारा कभी हमारी मुलाकात हो पाई। ये सब बोलते हुए अचानक से हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके युनची की बॉडी वहाँ से गायब होना शुरू हो गई। किंग युई भी बिल्कुल ऐसे ही गायब हो गई थी। ये दोनों यहाँ टाइम स्पेस कॉरिडोर में पहुँच जाते हैं, जो कि किसी वर्म होल की तरह दिख रहा था। और इसी टाइम स्पेस कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए ये दोनों वापस अपनी दुनिया में जाने वाले थे, जहाँ रास्ते में युनची कह रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ख्वाब चाहे जितना मर्जी खूबसूरत हो, पर ख्वाब हमेशा खत्म ही हो जाते हैं। शायद मैं पहले ही जानता रहा कि ये होगा और इसी बात का अभी मुझे दुख है। तो सब बोलते हुए युनची किंग युई से सवाल करते हुए पूछता है कि किंग युई क्या तुम
पिछले जन्म पर यकीन रखी हो, जिस पर किंग यूई तो हमें जवाब देती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि युनची और मिस किंग यूई की बॉडी उस वर्म होल के अंदर से मूव करते हुए तीसरे से टाइम स्पेस कॉरिडोर की तरफ बढ़ रही थी ताकि वो दोनों अपनी दुनिया की तरफ पहुंच सके। रास्ते में जाते हुए युनची अपने मन में सोच रहा था कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर डेविल गॉड अपनी आखिरी बची कुछ पावर का भी इस्तेमाल करते हुए मुझे इस तरह का एक इल्यूशन क्यों दिखाना चाहता था। क्या उसने मुझे ये इल्यूशन दिखाया सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने पास्ट लाइफ के रिग्रेट को खत्म कर सकूं। जैस्मिन युनची की ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो एक इल्यूशन था? नहीं, वो कोई इल्यूशन नहीं था, वो बहुत ही सारा कंप्लीट और स्टेबल रूल जैसा वर्ड था। इस तरह के स्टेबल और कंप्लीट रूल वाले कॉन्टिनेंट को बनाने के लिए हजारों लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं और इस तरह की पावर एक रियल गॉड के पास भी नहीं होती कि वो इतना सारा परफेक्ट इल्यूशन क्रिएट कर पाए। जो सब सुनकर तो युनची और सारा हैरान हो गया था। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। मैं खुद अच्छे से जानता हूँ कि सुलिंगर 17 साल की उम्र में मारी गई थी और चूंकि वो मर चुकी थी तो वो दोबारा जिंदा हालत में मेरे सामने कैसे आ सकती है। जिस पर जैस्मिन युनची से कहती है कि मुझे लगता है कि किसी ने कैंगयन कॉन्टिनेंट और टियानसुन कॉन्टिनेंट के टाइम लॉ के साथ छेड़छाड़ी की है, जिसकी वजह से पास्ट की कई सारी चीजें बदल गई और मुझे लगता है कि इस तरह की छेड़छाड़ करने की ताकत तो सिर्फ रीइंकार्नेशन मिरर ही रख सकता है। जो सुनकर तो युनची भी शॉक हो गया था और अचानक से उसे एक विजन दिखाई दिया जहाँ एक गॉड युनची से कह रहा था कि तुमने एक हेवनली ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए रीइंकार्नेशन को हासिल किया है, जिसकी वजह से टाइम डायमेंशन प्लेन में कई सारी चीजें बदल जाएगी। तुम्हारे जितने भी रिग्रेट्स है या फिर दुख है उन्हें अभी भी ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ युनची को अपने पुराने मास्टर की बातें याद आने लगी, जिसे युनची से कहा था कि तुम्हारे मॉम डैड उनका कुछ लोग शिकार कर रहे थे और तुम्हारी जान बचाने के लिए वो तुम्हें पीछे छोड़ गए। उनके पास एक हेवनली ट्रेजर था जिसके लिए लोग उनका शिकार कर रहे थे। यहाँ युनची को समझ आ जाता है कि उसके मॉम डैड ने उसे जो लॉकेट दिया था, जिसे वो अब तक नॉर्मल लॉकेट समझ रहा था, वो असल में कोई नॉर्मल लॉकेट नहीं बल्कि एक रीइंकार्नेशन मिरर है, जिसकी वजह से युनची की रीइंकार्नेशन हुई थी। इस रीइंकार्नेशन मिरर की वजह से युनची ने टियानसुन कॉन्टिनेंट और कांगयन कॉन्टिनेंट के टाइम लॉ को भी चेंज कर दिया है, यानी कि पहले जो चीजें होने वाली थी अब वो बदल चुकी है। जैस्मिन भी ये जानकर सरप्राइज हो गई थी कि युनची तुम्हारे पास पावर ऑफ रीइंकार्नेशन मिरर है। जैस्मिन का ये कहना था कि तभी अचानक युनची की रीइंकार्नेशन मिरर दोबारा से एक्टिवेट हो गई, जो कि उसे वापस पीछे की तरफ धकेल देती है। साथ ही साथ युनची को अब सारे के सारे पास्ट लाइफ्स की मेमोरीज याद आने लगी। जहाँ युनची को अब तक गलतफहमी थी कि ये उसका दूसरा जन्म है, पर असल में ये युनची का तीसरा जन्म कह सकते हो, क्योंकि युनची पहले जन्म में इसी कैंगयन कॉन्टिनेंट पर पैदा हुआ था जहाँ ग्रैंडपा ने युनची को अडॉप्ट किया। फिर किंग यूई से शादी की रात पर ज़ाओ युलोंग ने जेलसी के मारन युनची को जहर दे दिया, जिस वजह से युनची का रीइंकार्नेशन मिरर एक्टिवेट हो गया था और वो युनची को टियानसुन कॉन्टिनेंट पर दूसरा जन्म दिलवाता है, जहाँ युनची को हेवनली पॉइजन पिल मिली। साथ ही साथ युनची की वहाँ पर सुलिंगर से मुलाकात हुई थी और उससे युनची की शादी हुई। जब युनची 27 साल का था तो उससे सुलिंगर को खो दिया था और वो खुद भी क्लिफ से कूदकर अपनी जान दे देता है। इसी के साथ युनची का रीइंकार्नेशन मिरर दोबारा से एक्टिवेट हो गया, जो कि युनची को वापस अपनी पहली वाली दुनिया में ही टेलीपोर्ट करके रीइंकार्नेट कर देता है, जहाँ से युनची पहले जन्म में मरा था बिल्कुल वहीं पर युनची पैदा हुआ। असल में ये युनची का तीसरा जन्म है। युनची को अब सब कुछ सही से समझ आने लगा था और वो समझ आता है तो इसका मतलब कि अभी भी सुलिंगर मरी नहीं, वो जिंदा है और मैंने जो कुछ भी देखा वो कोई इल्यूशन नहीं, मैं अभी भी उसे बचा सकता हूँ, मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। ये सब कहते हुए युनची गुस्से के साथ चिल्लाने लगता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि युनची की बॉडी से काफी खतरनाक एनर्जी अनलीश होने लगी। युनची को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे और यहाँ इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।